हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। और हाँ, आज अब लोहड़ी आने वाली है। कल लोहड़ी है, तो लोहड़ी के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मिलजुल कर मनाएं और सभी खुश रहें। आइए आज का हम विषय आरंभ करते हैं। आज हम लोग हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में जानेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, थोड़ा सा इसका इतिहास देखेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। देखो, जो भाषा होती है ना, वो एक बहती हुई नदी की तरह है। जब तक उस भाषा का प्रयोग लगातार होते रहता है तब तक वो भाषा चलन में रहती है। ठीक है, और जब किसी भाषा का प्रयोग रुक जाता है तो फिर वो चलन में नहीं रहती। अब देखो, हिंदी भाषा है तो बहुत समय पहले, अगर हम लोग आज अपने देश, हमारे देश को जिसे आज हम भारत कहते हैं, जिसे आज हम इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं और भारत भी कहते हैं, लेकिन कितने ही लोगों को, बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है कि इसी भारत का सबसे पुराना नाम आर्यावर्त है। आपने वो एक गाना सुना होगा, रामायण सीरियल में एक गाना आता है, जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष, एक नगरी है विख्यात अयोध्या धाम की। तो ये मतलब उन्होंने गाकर सुनाया है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जम्बू दीपे आर्यावर्ते, तो आर्यावर्त इसी देश का नाम कहा जाता था। ठीक है जी। अब जिस समय हमारे देश का नाम आर्यावर्त था, उस समय लोग वेदों का पठन पाठन किया करते थे। अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ तो आज हम लोग जितने भी अपने देवी देवता, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, इन सभी देवी देवताओं को जो हम लोग मानते हैं, अगर हम इनकी ज़िंदगी देखें, इनके जीवन को देखें, तो ये लोग वेदों को ही मानते थे। तो वेद हमारे देश के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। और क्योंकि वेद जो है वो संस्कृत में है, और संस्कृत यानी कि संस्कृत भाषा। तो आइए जरा देखते हैं, वेदों के बारे में एक लाइन आई है, कह रहे हैं हिंदी भाषा के विकास को ना, हिंदी भाषा के इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तो पहला देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, आओ समझते हैं। देखो, पहला लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व यानी कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्मदिन है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की ये बात चल रही है। आज 2024 चल रहा है, यानी कि यीशु मसीह जी के जन्म को 2024 साल हो चुके हैं, इतने वर्ष हो चुके हैं। तो उनके जन्म से भी पहले की ये बात हो रही है। उनके जन्म से भी पहले, कितना पहले, 1500 ईसा पूर्व, यानी कि 1500 ईसा पूर्व पहले। तो इतने साल पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, देखो एक शब्द आया है आर्य भाषा। हमारे देश का नाम था आर्यावर्त, और यहाँ पर लोग जो रहा करते थे उनको आर्य कहा जाता था। तो आर्य शब्द यहाँ आया है और आर्य भाषा काल लिखा जा रहा है। आर्यों की भाषा संस्कृत होती थी, वो संस्कृत बोलते थे। तो संस्कृत से ही हिंदी बनी है, तो हम हिंदी का ही इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसलिए नाम भी पड़ा आर्य भाषा काल। ठीक है, तो आर्य भाषा काल इतने से इतने समय तक, 500 ईसा पूर्व तक का रहा है। इसमें क्या हुआ, इसमें वैदिक तथा लौकिक संस्कृत भाषा का प्रचलन था। 2 तरह की भाषाएं होती थी इस समय। एक तो होती थी वैदिक भाषा, जो वेदों की ही भाषा होती थी, मतलब वेद जिस भाषा में, जिस संस्कृत भाषा में लिखे गए, उस संस्कृत भाषा को वैदिक भाषा कह देते हैं। और फिर जो लोगों ने बोलना चालना शुरू किया, लोगों ने जो संस्कृत का उच्चारण करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। आप भी देखते होंगे कि हिंदी जो हम लोग पढ़ते हैं किताब में, वो हिंदी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, बजाय उसके कि जो हम लोग बोलते हैं। बोलने के दौरान हम लोग हिंदी के शब्दों में कितनी बार हेर फेर कर देते हैं, या कोई चीज़ जो मात्रा है उस चीज़ को सही उच्चारण नहीं करते, तो इस कारण परिवर्तन आ जाता है। लेकिन हिंदी जो किताब में लिखी हुई है वो तो पूरी प्योर लिखी हुई है, वो शुद्ध लिखी हुई है। तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो वेदों की संस्कृत, वो वैदिक संस्कृत जो आप देख रहे हो, वो भाषा जो वेदों की संस्कृत है, और लौकिक संस्कृत वो जो लोगों के द्वारा
लौकिक मतलब लोगों के द्वारा, लोग जिस संस्कृत को बोला करते थे उसे लौकिक संस्कृत कहा गया। तो दो भाषाएं चला करती थी शुरुआत में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इन दोनों भाषाओं का प्रचलन था, मतलब यही भाषाएं चलन में थी, उस समय प्रेवलेंट मानी जाती थी, इन्हीं भाषाओं को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। और आगे देखो, इन भाषाओं में इसी काल में वेदों तथा अन्य संस्कृत ग्रंथ रामायण तथा महाभारत की रचना हुई है। इसी काल में यानी कि इसी समय में और इसी भाषा में भी, अगर हम लोग कहें इसी भाषा में, यानी कि जो रामायण है, मैं किस रामायण की, देखो आज भारत में 300 से भी ज़्यादा रामायणें हैं, 300 से भी ज़्यादा रामायणें लिखी गई हैं। तो सबसे पुरानी जो रामायण है, जो सबसे पहले लिखी गई, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। हालांकि आज उसका हिंदी पंजाबी ट्रांसलेशन, आज तो देखो हर भाषा का ट्रांसलेशन मिलता है, तो आज ऐसा हम नहीं कह सकते कि आज भी ये सिर्फ संस्कृत में ही मिलती होगी। आज तो हिंदी पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में आप ले सकते हो। महाभारत, इसका पुराना नाम था जय संहिता। ऋषि वेद व्यास जी ने इसे लिखा था और इसका पुराना नाम था जय संहिता। आपको जीके में क्वेश्चन आता है महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो आप कह सकते हो जय संहिता इसका पुराना नाम था, और ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। तो इन दोनों ग्रंथों की रचना हुई थी, और भी बहुत सारे ऋषिकृत ग्रंथ लिखे गए। और ध्यान रहे, ये जो ग्रंथ है ना, रामायण तथा महाभारत, इन्हीं को आर्ष ग्रंथ भी कहते हैं, इन्हीं को आर्ष ग्रंथ भी कहा जाता है। आर्ष ग्रंथ कौन से होते हैं? जो हमारे देश के प्राचीन ऋषियों ने लिखे हैं, प्राचीन ऋषियों ने जो लिखे हैं ग्रंथ, उनको आर्ष ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है जी। महाभारत काल के बाद जो ग्रंथ लिखे गए ना, उनको अनार्ष ग्रंथ कहा जाता है। जो हमारे ऋषियों ने नहीं लिखे, जो किसी बाबा ने लिख दिए या किसी भी और व्यक्ति ने लिखे, उनकी बात अलग हो जाती है, पर जो ऋषियों ने लिखे उनको आर्ष ग्रंथ कहा जाता है। तो यही है हमारे संस्कृत ग्रंथ, या इन्हीं को आर्ष ग्रंथ कहा जाता है, इनकी रचना हुई। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। ये कब से होता है? देखो 500 ईसा पूर्व के बाद, 500 ईसा पूर्व के बाद, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब ईस्वी आ गया ना, इसमें सिर्फ ई आया है, पू नहीं आया। ई पू का मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। ई पू का मतलब ईसा पूर्व, मतलब यीशु मसीह से पहले, और ईस्वी आ गया यानी कि यीशु मसीह के बाद के समय की अब बात की जा रही है। यानी कि यीशु मसीह जब इस धरती पर आए थे तो उनके आने के बाद के समय की बात की जा रही है। तो उनके बाद यानी कि 1000 वर्षों तक के समय तक की बात हो रही है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये भाषा रही, ये मध्यकालीन भारतीय भाषाएं रही। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? एक तो आती है पाली, यानी कि लौकिक संस्कृत के बाद कौन सी भाषा डेवलप हुई थी? पाली भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा के पश्चात प्राकृत भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा आई, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा के बाद भाषाओं का टूटना बिखरना बहुत बढ़ गया। तो जो टूट फूट होती है ना, उसको टूटने फूटने से जो मलबा इकट्ठा होता है उसको हम लोग भ्रंश कह देते हैं, भ्रंश। तो भाषाओं में जो टूट फूट हुई, भाषाओं में जो विकार आए, या यूँ कह सकते हैं भाषाओं में जो चीज़ों में परिवर्तन आए, उनको हम अपभ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रंश। तो देखो यहाँ पर इस काल में पाली भाषा आई, फिर प्राकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश आया, और इस अपभ्रंश का विकास हुआ, मतलब इन तीन चीज़ों का विकास हुआ। पाली और प्राकृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई। और क्योंकि उस समय महात्मा बुद्ध के, महावीर जैन का समय था, तो महात्मा बुद्ध के समय में जो बौद्ध साहित्य लिखे गए ना, जितने भी बौद्ध साहित्यों की रचना हुई वो इन्हीं भाषा में हुई, या तो पाली भाषा में या प्राकृत भाषा में। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। आधुनिक यानी कि अब नया जमाना आ गया। नया जमाना कब से आता है? जब अंग्रेज हमारे देश में आ गए थे, तब से नया जमाना चल पड़ा था। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं इसके बाद ही, इनमें अभी बहुत कुछ आता है। अभी ये जो मध्यकालीन हमने पढ़ा ना, इसमें अभी बहुत कुछ आता है, लेकिन मैंने कहा ना कि ये संक्षिप्त परिचय है, ये पूरा विस्तृत विवरण नहीं है, ये थोड़ा संक्षिप्त परिचय है। क्योंकि देखो जब हम लोग मेडिएवल इंडिया का, मेडिएवल पीरियड ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, तो उसमें तो मुगलों का समय आ जाता है, तुर्कों का, अरबों का, मतलब जितने भी आक्रमणकारी आए है ना, उनका समय आ जाता है मध्यकालीन भारत के दौरान। शाहजहां, अकबर है, बाबर है, ये सारे नाम आ जाते हैं। बट इन सब की भाषाओं की तो बात अभी हमने की ही नहीं, क्योंकि ये हमने संक्षिप्त में देखना है, मतलब शॉर्ट में इस चीज़ को निपटाना है। आगे देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से।
तो 1000 ईस्वी से की बात आ जाती है। मतलब 1000 ईस्वी के बाद की जो समय को हम लोग देखते हैं, उस समय को हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में देखते हैं। और इसमें देखो अपभ्रंश आ गया ना, अब अपभ्रंश आ गया तो अपभ्रंश से ही नई नई भाषाओं का विकास हुआ। जैसे देखो अपभ्रंश से ही हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया भाषा, मतलब इन लगभग इन सभी भाषाओं का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। और इसी से देखो हिंदी भी लिखा हुआ है, हिंदी भी हुई है, हिंदी का भी डेवलपमेंट हुआ। देखो ये सारी भाषाएं बनी, ये सारी भाषाएं बनी। शौर सेनी अपभ्रंश, जो हमारा उत्तर भारत का एरिया है, भारत के ऊपर वाला जो एरिया है ना, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में 7 प्रकार के अपभ्रंश पाए जाते थे। और उन 7 प्रकार के अपभ्रंशों में एक अपभ्रंश था शौर सेनी अपभ्रंश, जिसको शूरसेन प्रदेश भी कहा जाता था। ये जो शौर सेनी अपभ्रंश था ये शूरसेन प्रदेश में था। शूरसेन प्रदेश कौन सा प्रदेश है? ये है मथुरा की नगरी। मथुरा नगरी को शूरसेन प्रदेश कहा जाता था, जो कि यूपी में पड़ती है। और मथुरा की भाषा होती थी खड़ी बोली। मथुरा में जो अपभ्रंश हुआ ना, उससे खड़ी बोली का विकास हुआ। अब आप कहोगे कि सर ये खड़ी बोली क्या है? देखो मथुरा की भाषा से खड़ी बोली का विकास हुआ, खड़ी बोली का विकास हुआ। और इस खड़ी बोली से फिर हिंदी भाषा का निर्माण हुआ, या यूँ कहें कि हिंदी भाषा का विकास हुआ। मतलब खड़ी बोली से फिर यह हिंदी भाषा आगे बननी शुरू हुई। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हिंदी भाषा कैसे बननी शुरू हुई। अगर हम लोग जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, ये तो चलो ये एक अलग बात है। आप लोग जो जीके जीएस पढ़ते हो और उसमें जो इतिहास आता है, उसमें मध्यकालीन भारत जब आता है ना, तो मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन पीरियड तक अगर हम लोग देखें तो हिंदी भाषा इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। हिंदी भाषा जो थी वो खड़ी बोली के रूप में बोली जाती थी, लोगों से बस आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी मध्यकाल तक। मतलब जब तक मुगलों का शासन हमारे देश में रहा, हम कह सकते हैं, तब तक जो हिंदी भाषा थी वो खड़ी बोली के रूप में प्रयोग होती थी और बोलचाल की भाषा होती थी। बस बोल लिया, चाल लिया, हालचाल पूछा, बस इतनी भाषा होती थी ये। ठीक है, इसमें कोई हम कहें कि पर्टिकुलर साहित्य लिखा गया, कोई किताब लिखी गई, ऐसा बहुत ही कम होता था, बहुत ही कम होता था। मुझे याद आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतिहास में एक इतिहासकार आया था हमारे देश में, उसने थोड़ा बहुत ही 1-2 लाइनें ही हिंदी भाषा की प्रयोग की थी अपनी किताबों में लिखने के लिए। हिंदी भाषा इन द सेंस की खड़ी बोली का प्रयोग उसने किया था। ठीक है जी। तो उस समय ये सिर्फ बोलचाल की भाषा थी, इसमें साहित्य नहीं लिखे जाते थे। लेकिन जब अंग्रेजों का पीरियड आया और अंग्रेजों के समय में जब छपाई होने लगी, मुद्रण, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, मुद्रण की जब कला आ गई, मतलब समाचार पत्र निकलने लगे, किताबें छपने लगी, तब जाकर ये जो हिंदी भाषा थी ना, ये बहुत ज़्यादा डेवलप होनी शुरू हुई। वेल, फिलहाल के लिए आपने इन तीनों सीक्वेंस में हिंदी भाषा का जो इतिहास है उसको याद रखना है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में किस ग्रंथ का निर्माण हुआ। तो रामायण या महाभारत जैसे ऑप्शन आपको, अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको दिखता है, आप इसको टिक कर सकते हो। पूछा जा सकता है कि बताओ मध्यकालीन भारत में कौन सी भाषा सबसे पहले डेवलप हुई। तो मध्यकालीन भारत में आप क्या कहोगे? पाली। पाली के बाद क्या हुई? प्राकृत। प्राकृत के बाद किसकी? अपभ्रंश की। और देखो इन सब के बाद आपने ये याद रखना है कि जो हिंदी भाषा बनी है किससे बनी है? खड़ी बोली से। और खड़ी बोली कहाँ से निकलती है? शूरसेन प्रदेश से। शूरसेन प्रदेश किस प्रदेश को कहते हैं? मथुरा की भाषा है, ये मथुरा को कहा जाता है। और मथुरा में ये भाषा जो डेवलप हुई, खड़ी बोली डेवलप हुई, कहाँ से डेवलप हुई? अपभ्रंश से डेवलप हुई। ठीक है जी, ये किससे? अपभ्रंश से। इसीलिए इन सारी भाषाओं में हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, इन सभी भाषाओं को अगर आप ध्यान से देखें ना, तो इनमें काफ़ी सारे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो जन्मदात्री है वो तो संस्कृत ही है। अल्टीमेटली ये सारा कुछ जितना भी अपभ्रंश निकला, कहाँ से निकला? संस्कृत से ही निकला। और शायद इसीलिए संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है, भारतीय भाषाओं की जननी। ठीक है जी। और हाँ, एक बात और, हमारी जो भारत की जो भाषाएं हैं वो भाषाएं बाईं तरफ से हम लोग लिखना शुरू करते हैं और बाईं से वो दाईं तरफ लिखी जाती हैं। भारत में एक ही भाषा है जो फारसी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू जिसको हम लोग कहते हैं,
उर्दू जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। यानी कि उर्दू अगर मैं लिखने बैठूँ ना तो दाईं तरफ से लिखते हुए हम बाईं तरफ आते हैं, लेकिन जो अपनी अपभ्रंश से जो बनी है, संस्कृत से जो भाषाएं डेवलप हुई हैं, वो बाईं ओर से लिखी जाती हैं और दाईं तरफ चलती हैं। ठीक है जी, तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा।